नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 का चैप्टर 6 जिसका नाम है पॉपुलेशन। और हाँ, ये इस बुक का छठा और आखिरी यानी फाइनल चैप्टर है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपनी बुक का पेज 48 खोल लीजिए। देखिए, चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू होता है। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान ही ना हो। तो फिर इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कौन करता? ये समाज, ये कल्चर कौन बनाता? सच तो ये है कि सोशल स्टडीज में सब कुछ हम इंसानों से ही तो शुरू होता है और हम पर ही खत्म होता है। तो इस एक्सप्लेनर में हम आपके चैप्टर के इन की टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम इंडिया की पॉपुलेशन साइज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर नज़र डालेंगे, मतलब कि लोग कहाँ और कैसे रहते हैं। उसके बाद हम पॉपुलेशन के बढ़ने और बदलने के प्रोसेसेस को समझेंगे। फिर हम फोकस करेंगे एडोलेसेंस यानी किशोरों पर, जो हमारे देश का भविष्य हैं। और आखिर में हम बात करेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पॉपुलेशन द सेंट्रल एलिमेंट यानी जनसंख्या एक महत्वपूर्ण तत्व। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पॉपुलेशन को सोशल स्टडीज का सेंटर पॉइंट क्यों माना जाता है। ये सब आपकी बुक के पेज 48 पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। आपकी बुक में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है, मैं उसे एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ता हूं जैसा लिखा है। हेंस population is the pivotal element in social studies. It is the point of reference from which all other elements are observed. इसका सीधा सा मतलब ये है कि जनसंख्या ही वो सेंट्रल पॉइंट है जिसके आसपास सोशल स्टडीज की हर चीज घूमती है। सोचिए, कोई भी रिसोर्स जैसे कोयला, वो तब तक सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है जब तक इंसान उसे इस्तेमाल करना ना सीख ले। कोई भी नेचुरल इवेंट जैसे सुनामी या बाढ़ टेक्निकली तो बस एक घटना है, वो डिजास्टर या आपदा तभी बनती है जब वो हम इंसानों को अफेक्ट करती है। बस यही इस लाइन का मतलब है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पॉपुलेशन के बारे में इतनी सारी डिटेल्स पता कैसे चलती हैं? तो इसका जवाब है सेंसस यानी जनगणना। आपकी बुक में से डिफाइन किया गया है, सेंसस एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली। भारत में पहला कंप्लीट सेंसस साल 1881 में हुआ था। हर 10 साल में सरकार घर घर जाके लोगों की गिनती करती है और इसी से हमें पॉपुलेशन से जुड़ा सबसे जरूरी डेटा मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया की पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी भारत की जनसंख्या का आकार और उसका वितरण। अब हम सीधे सीधे नंबर्स की बात करेंगे और देखेंगे कि 2011 सेंसस के हिसाब से भारत में कितने लोग थे और वो कहां-कहां रहते हैं। तो मार्च 2011 तक भारत की पॉपुलेशन थी 121.6 मिलियन, यानी कि लगभग पौने 121 करोड़ लोग। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस समय ये पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% था। सोचकर देखिए, ये बार चार्ट सिचुएशन को बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाता है। ये आपके बुक के फिगर 6.1 जैसा ही है जो पेज 49 पर है। आप देखिए, दुनिया का टोटल एरिया यानी जमीन हमारे पास सिर्फ 2.4% है, लेकिन इस छोटी सी 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% पॉपुलेशन रहती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश पर पॉपुलेशन का प्रेशर कितना ज्यादा है। और एक जरूरी बात यह भी है कि ये 121 करोड़ लोग पूरे देश में बराबर नहीं फैले हुए हैं। इंडिया की लगभग आधी पॉपुलेशन तो सिर्फ इन 5 स्टेट्स में रहती है। उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, फिर महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। और मज़े की बात यह है कि राजस्थान जो एरिया के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ देश की सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन रहती है। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का एक और बेहतर तरीका है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। इसकी डेफिनेशन है पॉपुलेशन डेंसिटी द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। आसान शब्दों में कहें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, बस वही है पॉपुलेशन डेंसिटी। और इस मामले में भी इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बिहार जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा है, और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश जहां उतने ही एरिया में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर है। बच्चों, अब जरा अपनी बुक का पेज 50 देखो। यहां फिगर 6.3 में एक मैप दिया है जो इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। जो डार्क रेड एरियाज हैं जैसे बिहार और नॉर्दर्न प्लेन्स, वहां डेंसिटी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि वहां जमीन उपजाऊ है, पानी है। और जो लाइट ग्रीन एरियाज हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान, वहां पॉपुलेशन कम है, जिसका कारण है पहाड़ी इलाके या बहुत मुश्किल क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ,
हाउ पॉपुलेशंस ग्रो एंड चेंज, यानी जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रियाएं। ये चैप्टर का कोर डायनामिक है। इसमें हम ये समझेंगे कि पॉपुलेशन के नंबर्स आखिर बदलते क्यों हैं। इस टेबल को देखिए, ये आपकी बुक का टेबल 6.1 है जो पेज 51 पर दिया गया है। इसमें 1951 से 2011 तक का डेटा है। अब एनुअल ग्रोथ रेट वाले कॉलम पर ध्यान दीजिए। 1981 में ये 2.22% पर अपने पीक पर था और उसके बाद से ये लगातार कम हो रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बच्चों, डेटा ट्रेंड्स को समझना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे ध्यान से देखिए और समझिए। तो पॉपुलेशन चेंज के पीछे 3 मेन प्रोसेसेस काम करते हैं। पहला, बर्थ रेट यानी जन्म दर, दूसरा डेथ रेट यानी मृत्यु दर, और तीसरा माइग्रेशन यानी प्रवास। सबसे पहले बर्थ रेट को समझते हैं। आपकी बुक के पेज 52 पर इसकी डेफिनेशन है बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। इसका मतलब है कि एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चों ने जिंदा जन्म लिया। इंडिया में हमेशा से बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा रहा है और यही वजह है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही है। अब देखते हैं डेथ रेट को। इसकी डेफिनेशन है डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर, यानी एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने लोगों की मृत्यु हुई। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ का मेन कारण असल में डेथ रेट्स में तेजी से आई कमी है, जिसका क्रेडिट बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज को जाता है। और तीसरा कंपोनेंट है माइग्रेशन। डेफिनेशन कहती है माइग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज, मतलब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाते हैं। पेज 53 पर बताया गया है कि ये 2 तरह का होता है, इंटरनल यानी देश के अंदर ही, और इंटरनेशनल यानी 2 देशों के बीच। इंडिया में सबसे ज्यादा माइग्रेशन गांव से शहरों की तरफ यानी रूरल टू अर्बन होता है। इसके 2 मेन कारण हैं जिन्हें पुश और पुल फैक्टर्स कहते हैं। पुश फैक्टर्स वो हैं जो लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे गरीबी और बेरोजगारी, और पुल फैक्टर्स वो हैं जो लोगों को शहरों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे नौकरी के बेहतर मौके और अच्छी लिविंग कंडीशंस। चलिए, अब हम पॉपुलेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पर फोकस करते हैं। हमारा अगला सेक्शन है एडोलेसेंस, अ की रिसोर्स, यानी किशोर जनसंख्या एक प्रमुख संसाधन। ये हमारे देश का भविष्य है, जैसा कि पेज 53 पर हाईलाइट किया गया है। आपको पता है, एडोलेसेंस यानी 10 से 19 साल के लोग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 5वां हिस्सा यानी 1/5 हैं। उन्हें नॉर्मल बच्चों या अडल्ट से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे देश में सही पोषण ना मिलने की वजह से बहुत सी लड़कियां एनीमिया यानी खून की कमी से सफ़र करती हैं। इसलिए एजुकेशन के जरिए उनमें अवेयरनेस बढ़ाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। इसमें हम देखेंगे कि हमारी सरकार ने पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो सरकार ने साल 2000 में एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई, जिसके कुछ मुख्य गोल्स ये थे: 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर को कम करना, सभी बच्चों का टीकाकरण यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, लड़कियों की शादी में देरी को प्रमोट करना, और फैमिली वेलफेयर को एक पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाना, यानी इसमें जनता को भी शामिल करना। तो दोस्तों, ये था आपका चैप्टर पॉपुलेशन। हमने देखा कि लोग क्यों इतने ज़रूरी हैं, भारत में पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे बदलते हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको अगला एक्सप्लेनर कौन सी एनसीईआरटी बुक और क्लास पर चाहिए। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनर्स आपके स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी बहुत यूजफुल हैं। मिलते हैं बच्चों अगली बार, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।